स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ में। तो आप एक दिन ऐसा समझ के बैठो कि एक व्यक्ति रात को सोता है और रात को सोने के बाद में जो सुबह उठता है तो उसकी बेटी का फ़ोन आता है कि पापा मैं सेलेक्ट हो गई, सिविल सर्वेंट बन गई हूँ। तो आप समझो कि वो व्यक्ति जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और माँ जिसकी जो है गृहिणी है, सुबह सुबह चाय पर उठे हैं पति पत्नी, सुबह सुबह बात कर रहे हैं 5 बजे उठ करके। गांव में ऐसा होता है कि 5 बजे 6 बजे लोग या 4 बजे उठ जाते हैं और काम करते समय बात करते समय बेटी का फ़ोन आ जाएगी, पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, मम्मी मेरी सिलेक्शन हो गया और अब मैं सिविल सर्वेंट हो गई हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा एक परिवार में। और मेरे साथ में है पूजा शहरावत और इनका सिलेक्शन हुआ है इस वर्ष यूपी PCS के अंदर। और हमारे साथ में पूजा सहरावत हैं। हम इनसे बात करेंगे और बहुत सारी बातें पूछेंगे कि किस तरीके से इनकी जर्नी रही है, कैसे कैसे इनका पढ़ाई का शेड्यूल रहा और कहाँ कहाँ से पढ़ाई करी है और आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आप कैसे अपने प्रिपरेशन करें ताकि आपका भी सिलेक्शन इनकी तरह हो और आप भी एक दिन ऐसी न्यूज़ घर पे फ़ोन करके दें कि मेरा सिलेक्शन सिविल सर्वेंट के रूप में हो गया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ में। तो कैसा लग रहा है, आप पहले तो ये बताओ। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि जैसे बैक टू बैक फेलियर्स मिल रहे थे तो मुझे लगा नहीं था कि इस बार भी कुछ अच्छा, उम्मीद ही छोड़ रखी थी। हाँ, सर मैंने बिल्कुल ही गिव अप कर रखा था। जो है तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे और इस वर्ष सिलेक्शन हो गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पूजा जी, हम ना कुछ कुछ बातें, एक बड़ा जो एक जैसे यूपी PCS में आपका सिलेक्शन हुआ है तो यूपी का बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। यूपी में 2 ही ऑप्शन है आपके पास में। यूपी में तो चलो फिर भी अभी थोड़ा धीरे धीरे डेवलपमेंट अपन देखते हैं, लेकिन जनरली मैं इस चीज़ को ऐसे ही देखता हूँ कि 2 ही कैटेगरी हैं। या तो एक ऐसी कैटेगरी है जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, या फिर वो व्यक्ति किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, टीचर है, क्लर्क है या कोई भी सर्विस में है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी संख्या है। लेकिन बड़ी जो पॉपुलेशन है वो अपनी एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। तो हम आज आपसे इंटरव्यू करके ही चाह रहे हैं कि आपके बाद में जो लोग तैयारी करेंगे, जो इस प्रोसेस से निकलेंगे, वो कैसे तैयारी करें, आपसे क्या मोटिवेशन लें, आपकी क्या वीकनेस रही और आप में क्या एक अच्छी चीज़ थी। तो वो तमाम बातें एक एक करके हम आपसे पूछेंगे। तो आप सब चीज़ एक बार हमारे बच्चों से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी पढ़ाई की कहाँ कहाँ से कैसे कैसे शुरुआत करी। तो एक बार थोड़ा सा आप बताइए इस बारे में। सर मेरी जो इनिशियल प्री प्राइमरी स्कूलिंग थी वो मेरे गांव के ही एक लोकल स्कूल से हुई थी। उसके बाद मेरी जो मदर हैं उनको ऐसा फ़ील हुआ कि बच्चे को थोड़ा अच्छे स्कूल में डालना चाहिए। तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक मेरी पास ही के जो शहर से मुरादनगर नाम के एक शहर में एक माता राजेश्वरी पब्लिक स्कूल है जो कि बहुत छोटा सा स्कूल है। वहाँ से मेरी क्लास 8 तक स्कूलिंग हुई। फिर 9-10 मेरे को सर थोड़े से बड़े शहर में भेजा गया तो मोदी नगर से मेरी स्कूलिंग हुई। फिर सर मेरे फैमिली को ऐसा फ़ील हुआ कि गांव की वजह से मुझे ट्यूशन क्लासेस और एक्स्ट्रा क्लासेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, प्लस सेफ्टी का बहुत इशू था सर उत्तर प्रदेश में। तो उस टाइम पे स्कूल से सर अगर ट्यूशन जाना है लड़की को तो सेफ़ तो बिल्कुल ही नहीं था। और गांव में सर इतने एजुकेटेड लोग ही नहीं हैं कि आपको ट्यूशन मिल जाए। प्लस स्कूलिंग कहने के लिए तो बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन सर जो छोटे शहर हैं उनके स्कूल में आज भी ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को ट्यूशन क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी स्कूल के साथ साथ। तो मुझे फिर 11th एंड 12th के लिए दिल्ली भेजा गया, जो मैंने अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रह के कंप्लीट किया। फिर सर मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी मैत्री कॉलेज से हुआ और मैंने BSc ऑनर्स मैथ्स में अपनी ग्रेजुएशन की। देर आफ्टर सर मैंने साथ साथ मास्टर्स और PhD के साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन शुरू कर दी। और 2021 ऑनवर्ड्स स्पेशली 17 नवंबर 2021 से सर मैंने फुल फ्लेज मैनर में पूरी तरह से डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो 2023 से आपने ये स्टार्ट किया और 21 से और डेडिकेटेड होकर के आपने 21 से शुरू स्टार्ट किया। किया। यस। तो लगभग अपने मोटा मोटी मान सकते हैं कि आपका लगभग 3 से 4 साल का टाइम ड्यूरेशन लगाई। चलिए, तो आप छोटी सी एक बात, जैसे हम जब भी सिविल सर्विस के लिए तैयारी की बात करते हैं, और अब तो ना केवल सिविल सर्विस, अब तो हम देखते हैं कि और भी टीचर वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। उन सभी एग्ज़ाम में धीरे धीरे NCERT का रोल आप देखते हो। हर बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो हर जगह पे NCERT का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया।
तो आप मुझे ज़रा एक बार इतना बताओ कि एनसीईआरटी को आपने कैसे कवर किया। मतलब बच्चों के सामने एक बहुत जनरल क्वेश्चन बना हुआ है कि एनसीईआरटी है, तो जैसे स्टूडेंट क्या करता है कि एनसीईआरटी मार्केट गया, उसने 6 से 12 सारी एनसीईआरटी खरीदी, अब वो रख देता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। मैंने मतलब बहुत एनालाइज किया है, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी है, तो मतलब रिसर्च टाइप से मैंने किया है कि बच्चा कैसे एनसीईआरटी कवर करता है। तो आपने अपने एनसीईआरटी को, सिलेबस को कैसे कवर किया, या पहले आपने जो है तैयारी की, पहले चीज़ों को समझा फिर एनसीईआरटी करी, या एनसीईआरटी से आपने कॉन्सेप्ट बनाए? तो एक बार एनसीईआरटी के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे आपने तैयारी की। सर फर्स्टली मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बुक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सर एनसीईआरटी अगर हम देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल प्रीलिम्स में आते हैं, प्लस मेंस के लिए भी हमें काफ़ी पॉइंट्स वहाँ से मिलते हैं। जैसे क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसमें सर माइंस को लेके, रिसोर्सेज को लेके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हम डायरेक्टली मेंस में यूज़ कर सकते हैं। सर दूसरी चीज़ है, जहाँ तक बात है कि पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी कि पहले मैंने कोई और फाउंडेशन किया, सर मैंने एनसीईआरटी को बेस बना के प्लस फाउंडेशन को यूज़ किया था। सर एनसीईआरटी जैसे बच्चे 6 to 12th खरीद लेते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए वो काफ़ी मतलब ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि अब शुरू कहाँ से करें, तो सर मैंने सबसे पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू की थी, बिकॉज हिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो सीधा सीधा एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा आता है। इनफैक्ट अगर उसमें एनसीईआरटी को ही अच्छे से कमांड बना के किया जाए तो मुझे लगता है कि किसी और सब बुक की, रेफरेंस बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो सर मैंने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की जो विपिन चंद्रा वाली बुक है, फर्स्ट मैंने वो बुक उठाई थी, क्योंकि वो सर एक नोवेल की तरह है और उसमें स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे वहाँ से एनसीईआरटीज़ में सर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि वो एक स्टोरी है सर। जैसे 1857 का रिवोल्ट आता है तो अंदर से एक ब्लड भी बॉयल होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे इसको पूरा कर लो एक बार। हाँ सर, तो वो काफ़ी ना मतलब अंदर से वो ज़ील भी फील होने लगती है, जैसे 1857 वाला चैप्टर आता है। तो सर मैंने सबसे पहले वो एनसीईआरटी इसलिए उठाई थी क्योंकि मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो वहाँ से मेरा एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे कमांड हो गया, प्लस मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बहुत मज़ेदार आपने बात बोली ना, लैंग्वेज। हाँ तो वो सर। लैंग्वेज ना वो वैसे ही तैयार कर, अच्छा नॉर्मली लैंग्वेज में अपने खूब बात कर सकते हैं, हाँ जी सर। लेकिन बुक वाली लैंग्वेज में अगर बात करनी हो तो बात नहीं कर पाएंगे हम। वही तो सर। एनसीईआरटी का बेसिकली रोल वो है कि एक तो फैक्चुअल चीज़ें भी, अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस का एक प्रश्न था इसका उतुंगता को लेकर, एल्टीट्यूड क्लाइमेट का, तो जब से यूपीपीसीएस को एग्जाम हो, मुझे ये ध्यान नहीं है, लेकिन वो फिर पेपर हुआ और मैंने देखा तो वो एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन एज इट था, उसके मतलब कोई चेंज नहीं था। ऐसे बिहार पीसीएस का एक प्रश्न देखा तो उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल एज इट थे वहाँ पर। और एक अमेजिंग चीज़ थी कि यूपीएससी का पिछले साल का जो पेपर था उसमें 11-12 के बायो से एनवायरनमेंट का डायरेक्ट प्रश्न था उसमें, और मतलब एग्जाम्पल भी चेंज नहीं थे। तो मैं हमेशा जब पेपर होता है तो एनसीईआरटीज़ को लेके बैठता हूँ, पेपर लेके बैठता हूँ, और फिर बड़े अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलती है कि यार एनसीईआरटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, बच्चा कवर नहीं कर पा रहा है, तो उसमें एक कई बार बेसिक जो समझ है वो बच्चे के पास नहीं होती है। तो अगर आजकल अगर हम थोड़ा सा अगर गूगल का ठीक से उपयोग करें, चैट जीपीटी यूज़ करें, तो हो सकता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके एनसीईआरटी पढ़ लें। बड़ी गलती यही होती है कि बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं स्टूडेंट, और वो ना तो वो सारे सोर्स कर पाते हैं, ना एनसीईआरटी कर पाते हैं। रिवीजन के लिए आपने कैसे किया? जैसे एग्ज़ाम है अभी, परसों मान लो आपका एग्ज़ाम है मेंस का, तो अब आपको रिवीजन करना है, इतना सारा नोट्स रखा हुआ है, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? सर मैंने जैसे GS 5 और 6 के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, और मैंने 2 बुकलेट बनाई थी, 5 की अलग से और 6 की अलग से। सर लास्ट मोमेंट पे मैंने जो शॉर्ट नोट्स की कुछ वो आते हैं सर, छोटे बुकलेट वगैरह, कुछ वो हैंड, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ तो उन्हें बोलते हैं सर, छोटी छोटी डायरी टाइप होती है वो। तो उसमें मैंने हर एक टॉपिक का जो भी मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँगी, जैसे कोई कीवर्ड हो गया, कोई डाटा हो गया, कोई फैक्ट हो गया। जैसे सर ये GS 5 में हिस्ट्री में हम ये भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो मुझे इसका अगर नाम रिकॉल नहीं हो पाया तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने रिकॉल करने के लिए डाली थी। प्लस जैसे GS 6 में सर एक वाइनरी पे क्वेश्चन आया था GS 6 पे, फिर GS 6 पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे क्वेश्चन आया था। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ाम में भूल जाऊँगी और मुझे इमीडिएट रिकॉल करने की ज़रूरत है, तो सर उनका मुझे मल्टीपल रिविज़न जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनको मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और बाकी सर जो मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है बट इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं लास्ट में बीच में भी रिवीजन करूं और एग्ज़ाम से पहले भी करूं, तो उनको मैंने अपनी नोटबुक में ही हाईलाइट कर लिया था और सर वहीं से थोड़ा बहुत मतलब फिर से उसी को रिकॉर्ड पढ़ लिया था एक बार। तो एक बात मैं और बता दूं आपको कि पूजा जी का जो सिलेक्शन हुआ है, ये हुआ है जिला समाज कल्याण विभाग के अंदर हुआ है।
तो जिला समाज कल्याण विभाग का जो काम है वो ये है कि आपकी छात्रवृत्ति होती है, वृद्धावस्था पेंशन का जो होता है, ये तमाम जो काम है, या दिव्यांगजन जो होते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है काम करने का। आपके पास जितने लोग आएंगे वो ऐसा व्यक्ति आएगा, कोई पेंशन फंसी हुई है कि वो कहेंगे कि मैम पेंशन करवा दो, हमारी पेंशन नहीं आ रही है 6 महीने से, या कोई ऐसे आएंगे कि मैम पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, छात्रवृत्ति अटकी हुई है, या कोई दिव्यांगजन आएगा उसके पास चलने के लिए साइकिल नहीं है, तो उस तरीके के लोग आएंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में काम करने की रहेगी। सोसाइटी में आप जितना बड़े लेवल पर चेंज कर सकते हो उतना आप आराम से कर पाएंगे। तो हम आपको ना एक बड़ी मज़ेदार किस्सा मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि पूजा जो है ना, ये रही हैं 3rd ईयर में स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट रही हैं। तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। ये भी आपकी यात्रा का बड़ा मज़ेदार किस्सा होगा एक, है ना? तो कैसे कैसे हुआ आपका ये बनने का प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन में, और क्या आपने वहाँ से सीखा है? सर मन मेरा, जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे ओरिएंटेशन में राधिका वशिष्ठ नाम की, शायद मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम पूरा, प्रेसिडेंट थी। वो मेरी सीनियर थी 3rd। तो मैं ओरिएंटेशन में उन्होंने हमें जैसे स्टेज पे कंफर्टेबल कराया, कॉलेज के बारे में बताया, तो उनकी पर्सनालिटी मुझे काफ़ी मतलब सर ऐसे बहुत अट्रैक्टिव, हाँ अट्रैक्टिव लगी। तो मेरा मतलब वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी इनके जैसा कुछ कॉलेज में करना है। तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे था, क्योंकि कॉलेज स्कूल लाइफ में सर मैं थ्रू आउट द वो बुक वॉर्म टाइप ऑफ स्टूडेंट थी। तो मुझे ये था कि थोड़ा अब एक्सप्लोर करना है, बस बुकिश वॉर्म बन के नहीं रहना है, बढ़िया कुछ करके दिखाना है। हाँ जी सर। तो फिर वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला था। लीडरशिप की क्वालिटी आई कि यस हम सोसाइटी में ऐसी लीडरशिप करें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस चीज़ का आपको फ़ायदा लगातार सर्विस में मिलेगा और आप कुछ ऐसा ही अच्छा करेंगे। तो आप लास्ट में बच्चों को कुछ बोलना चाहें तो बता दीजिए। और सबसे अच्छी बात तो उन लड़कियों को बताइए कि जो मतलब पता नहीं क्यों तैयारी नहीं करना चाहती हैं, पढ़ना नहीं चाहती हैं, डरती हैं, डर लगता है। मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्वेशन किया है, मेरे सिस्टर हैं या परिवार की जितनी भी बहनें हैं, जो भी हैं बच्ची हैं, उन सबको देखा है, पता नहीं एक अलग सा डर है उनमें। वो पता नहीं क्यों, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो, तो वो पता नहीं क्यों उनके अंदर एक डर सा फील होता है कि पता नहीं कर पाएंगे। तो उन बच्चियों के लिए आप कुछ जो बताना चाहती हैं आप बताओ एक बार, कि उनको समझाओ कि कैसे आप तैयारी करें या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएंगी। तो अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप तो बताइए एक बार। सर मुझे लगता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, अगर हम फेल भी होते हैं तो भी हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाता है। सर एक ऐसी पर्सनालिटी तो डेवलप कर देता है जो सोसाइटी में कभी मात नहीं खाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि लड़कियाँ इस प्रोफेशन में क्यों नहीं आना चाहती, सर मुझे उसका ठोस कारण तो नहीं पता है। मे भी डर हो सकता है कि कहीं फेल हो गए तो सर फेल, मुझे लगता है अगर हम फेलियर एक्सेप्ट करें तो फेल तो सर कहीं पे भी हो सकते हैं। फेल सर मुझे लगता है स्कूल में भी हो सकते हैं, कॉलेज में भी हो सकते हैं। तो सर फेल से, अगर हम फेलियर से डरेंगे तो मुझे लगता है हम लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक और सर चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगी। सर मैं मलिका शेरावत का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो एक पॉडकास्ट में वो एंकर को बोलती हैं कि ये डायमंड रिंग आपके हस्बैंड ने दी है, और वो अपनी डायमंड रिंग दिखाती है। तो वो दिखाती है कि द बिगर डायमंड रिंग आई एम वियरिंग, दिस इज बिंग सो purchased by me myself, and the diamond being gifted to you is smaller than mine. तो this shows कि एक लड़की जो खुद को डायमंड गिफ्ट कर सकती है वो larger worth होगा than being given to her by her husband. तो मुझे लगता है लड़कियों को उस पे फोकस करना चाहिए कि वो अपने लिए खुद चीज़ें कर पाए, ना कि किसी मैन पे डिपेंडेंट रहें। तो बड़ी अच्छी बात बता दी आपको, है ना? तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप लड़कियां हैं, मतलब मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूं कि एक लड़की जब घर से जो है खुले आसमान से निकल कर के और एक जेल में चली जाती है, सिर्फ यही होता है। और लड़कियां ही क्यों सोसाइटी में माइग्रेट करती हैं, लड़के क्यों नहीं माइग्रेट करते हैं? तो मैं बोलता हूं कि एम्पावर्ड हो जाओ तुम लोग, है ना, कि इतने सक्षम बन जाओ कि कम से कम एक बंधन में ना बंधो। क्योंकि जनरली ऐसा हमारे सोसाइटी में होता है कि एक लड़की को ससुराल में जा कर के उनके नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। भाई हम आपके नियम के हिसाब से क्यों चलें, उसका आप हमें कोई रीज़न बता दो। और उनके पास में, सोसाइटी के पास कोई रीज़न नहीं है, बस वही है कि हर चीज़ का डर फैल कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करिए, है ना। और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपकी बार तो बहुत सारी लड़कियां यूपीपीएससी में सेलेक्ट हुई। मुझे लगता है हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स इस बार इस रिज़ल्ट में हुआ है। तो बड़ा एक्साइटमेंट है मेरे अंदर भी, खूब सारे मतलब एसटीएम बनी है और बाकी सब तमाम पोस्ट के ऊपर गई है।
तो सबका सिलेक्शन हो ही सकता है, धीरे धीरे रेशियो बढ़ रहा है। यूपीएससी में भी रैंक अच्छी आ रही है लड़कियों की। यस सर। तो एक अच्छा समय है, अच्छा टाइम है, सब बदल रहा है। तो एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। हम आपको ना पूजा के सब जितने भी नोट्स हैं, वो सारे नोट्स आपके जितने भी नोट्स हैं, हम Yes, sir. सारे हमारे जो बच्चे हैं उनके तमाम क्लासरूम के अंदर आपके नोट्स दे देंगे, ताकि Yes, आप sir. इनके नोट्स देख लो कि कैसे तैयारी करी है ना, और आप भी कुछ इस तरीके सेलेक्ट हो जाओ। थैंक यू सो मच। एक Thank बार you, फिर से sir. आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर।